हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। हम भारतीय संविधान के सभी भागों को बहुत ही इजी वे में पढ़ रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडियन पॉलिटी के, संविधान के भागों के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट के एग्जाम हो, चाहे वो किसी सेंट्रल के एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट जो भारतीय संविधान का भाग 1 है उसको पढ़ेंगे। आपके सामने भारतीय संविधान का भाग 1 इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में क्या है? संघ व उसका राज्य क्षेत्र। अब देखो अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। मतलब संघ का क्या नाम होगा? दो चीजें दी गई हैं, एक तो नाम और राज्य क्षेत्र। इंडिया यानी भारत, नाम क्या है? इंडिया या भारत, दोनों इसमें दिया गया अनुच्छेद 1 में। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी होगी? इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा, फेडरेशन नहीं होगा, यूनियन होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। हम क्या होंगे? भारतीय संघ क्या होगा? यूनियन होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा भी है कि जो भारत है वो राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है। वो क्या है? वो राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है। ठीक है, चलो, यह अनुच्छेद दो बातें स्पष्ट करता है, दूसरा देश का नाम और दूसरा राज्य पद्धति का प्रकार। अब संविधान के सभी स्थानों पर, संविधान में सभी स्थानों पर संघ, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार शांति काल में भारत फेडरल है तथा आपातकालीन स्थितियों में यह यूनियन हो जाता है। उनके अनुसार संविधान की मूल प्रवृत्ति फेडरल है, लेकिन इसमें फेडरल शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट आपसे सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का उल्लेख किया गया है, तो आप क्या करेंगे? उसको कथन को गलत कर देंगे, क्योंकि अमेरिका की भांति भारत राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। इससे हमको एक चीज पता चलती है कि अमेरिका में जो संघ बना है वो राज्यों की सहमति का परिणाम है, परंतु भारत में राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। विनाशी राज्यों का मतलब भारत में राज्यों का क्या किया जा सकता है? विनाश किया जा सकता है, परंतु संघ का विनाश नहीं किया जा सकता है। जबकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। अमेरिका में ना तो राज्यों को कम किया जा सकता है, ना ही संघ को कम किया जा सकता है। 100वें संविधान संशोधन 2015 के तहत बांग्लादेश के साथ भूभाग का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, ये 100वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। अब देखो फेडरल में क्या होता है, जो राज्य अपनी सहमति देकर क्या बनाते हैं? केंद्र को बनाते हैं। राज्य क्या बनाते हैं? केंद्र को बनाते हैं। और यूनियन में क्या होता है, जो केंद्र है वो ज्यादा पावरफुल होता है और राज्य उसमें कम पावरफुल होते हैं। मतलब राज्य, किसी भी राज्य को इससे अलग होने का अधिकार भी नहीं होता है और केंद्र चाहे तो किसी राज्य को, राज्य की मान्यता रद्द कर सकता है, उसका नाम परिवर्तित कर सकता है, उसके क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये यूनियन और फेडरल में अंतर है। चलो, भारतीय संविधान को आप इसी तरह से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं आपके, जो आपको काम आने वाले हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न शामिल है। क्या शामिल है? सभी राज्य, 28 राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश, जितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो, और अन्य अधिग्रहित क्षेत्र। भारत यदि कोई तरह से किसी क्षेत्र पर अधिग्रहित करता है युद्ध द्वारा, संधि द्वारा, तो वो क्षेत्र भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। ठीक है, अब अनुच्छेद 2, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है तथा संसद को जो भी शर्तें उचित लगे उनके आधार पर राज्य की स्थापना कर सकती है। यह भारत से बाहर के राज्यों के लिए है, जो भारत में शामिल नहीं है उनको शामिल करने के लिए यह दूसरा अनुच्छेद है। तीसरे अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन संबंधी प्रावधान, केंद्र किसी भी राज्य को विभाजित कर नए राज्य का गठन कर सकता है, किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र तथा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये तीसरा अनुच्छेद कह रहा है जो हमारे पास 28 राज्य हैं उनके लिए कह रहा है। और दूसरा अनुच्छेद जो वर्तमान में हमारे पास राज्य नहीं है, यदि भारत कहीं से किसी राज्य का अधिग्रहण करता है, किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करता है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत माना जाएगा। अब देखो नए राज्यों की गठन की प्रक्रिया क्या होगी। जो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन किया जाएगा उसकी प्रक्रिया होगी, सर्वप्रथम राष्ट्रपति नए राज्य के गठन का प्रस्ताव संबंधित राज्य को भेजेगा। जिस राज्य का गठन कर रहे हैं
या उसकी सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं या क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति उसको प्रस्ताव भेजेगा। प्रस्ताव को राज्य के विधानमंडल या विधानमंडलों में पेश किया जाएगा, विधानसभा या विधान परिषद। अब राज्य के विधानमंडल की सहमति असहमति से प्रस्ताव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधानमंडल चाहे सहमत हो या असहमत हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नए राज्य के गठन का विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, किसी में भी। इसे संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इस हेतु संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान को आपको इसी तरह से पढ़ना है। अनुच्छेद 4 में पहली व चौथी अनुसूची में किए गए परिवर्तनों को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यह अनुच्छेद 4 कह रहा है। 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा पहली और चौथी अनुसूची में किए गए परिवर्तनों को। चलो, बेरुबारी केस क्या हुआ था? 1960 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत के राज्य क्षेत्र का कोई भी भाग संविधान संशोधन के बिना किसी अन्य देश को नहीं दिया जा सकता है। मतलब शामिल कर सकते हैं हम, पर हम अगर किसी देश के लिए अपना भूभाग को देना चाहें, अगर ये भूभाग में क्षति करना चाहें, तो वो हम बिना संविधान संशोधन के नहीं कर सकते, पर मिला सकते हैं हम बिना संविधान संशोधन के। किसी दूसरे देश के या राज्य क्षेत्र को हम मिला सकते हैं बिना संविधान संशोधन के, पर अपने राज्य क्षेत्र को दे नहीं सकते, क्षति नहीं कर सकते। ये बेरुबारी केस में था। और 9वें संविधान संशोधन 1960 द्वारा बेरुबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को दिया गया था। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे चलते हैं। इंडियन पॉलिटी के जितने भी भारतीय संविधान के भाग 1 से रिलेटेड सवाल हैं, वो इसमें डाल दिए गए हैं। देखो, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य का निर्माण, नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन कर सकती है? अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 बताओ। तो देखो, इसमें आंसर आएगा अनुच्छेद 3। किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है संसद, और सीमा परिवर्तन कर सकती है। जो 28 राज्य हैं उनमें से 29 राज्य कर सकती है, 30 कर सकती है, उनके 27 कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का यूनियन, राज्यों का समूह, राज्यों का कन्फेडरेशन, राज्यों का फेडरेशन। तो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का यूनियन। ए उत्तर है इसका। सवाल 3 देखते हैं। संविधान के भाग 1 का संबंध है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या उद्देश्य का। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन। देखो, प्रवेश और गठन में दोनों में अंतर है। गठन हम उन्हीं राज्यों में से कर सकते हैं जो हमारे पास है वर्तमान में। प्रवेश हम किसी बाहरी राज्य का भी प्रवेश कर सकते हैं, नए क्षेत्र का भी। अगर श्रीलंका को हम इसमें शामिल करना चाहें तो वो अनुच्छेद 2 के तहत कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 में नागरिकता, ये गलत है। नागरिकता भाग 2 में 5 से 11 के बीच में दी गई। अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में शामिल है सभी राज्य के राज्य क्षेत्र, सभी संघ शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र, भविष्य में अर्जित किए जाने वाले राज्य क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो सभी के सभी ये भारत राज्य क्षेत्र में शामिल है अनुच्छेद 1 के तहत। 6वां, भारत के संविधान में इनमें से किसको नए राज्य के गठन, राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, राज्य विधानमंडल को या संसद को? तो आंसर क्या आएगा? संसद को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नए राज्यों के निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद साधारण बहुमत से विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य के निर्माण से पहली अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है, सही है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तावित करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन माना जाएगा, गलत सवाल। ये इसमें कथन गलत हो जाएगा। 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधि को। अगला सवाल, संविधान के अनुसार भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक पारित होना चाहिए। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, ये आंसर ए। यदि भारत संघ में एक नया राज्य क्षेत्र शामिल किया जाए या नए राज्य का सृजन किया जाए
तो इनमें से किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक होगा? पहला, दूसरा, 7वां और 12वां। तो देखो पहली और चौथी अनुसूची में इसमें संशोधन आवश्यक होगा। चौथी अनुसूची इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या है? पहली अनुसूची। तो देखिए पहली अनुसूची इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम पॉलिटी की सभी क्लासेज को लेंगे। आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम इसी तरह से पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के सभी भागों को आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।